नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मातृभूमि। एक बच्चा जो अपने झोले में सामान समेट रहा है तो माँ तपाक से पूछ पड़ती है, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। जवाब देता है एक ऐसी सर्वोच्च पीठ की तरफ जाने का इशारा जिसे सुनकर यकीन ना हो। फिर कुछ लोग पहुंचते हैं और उसके सामने एक एक कर सामान सजा देते हैं। वो कुछ चुनता है, कुछ फेंकता है, फिर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। केवल उसकी ही नहीं बल्कि उसके पूरे मुल्क की भी जिंदगी बदल जाती है। एक महाशक्ति के खूंखार पंजे जो उसकी ओर बढ़ चले थे। 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो को तिब्बत छोड़ना पड़ा। उन्होंने एक ऐसी जगह बस्ती बसाई जहां का पानी दूध से भी ज्यादा मीठा बताया गया। 1959 में दलाई लामा अपने कई समर्थकों के साथ भारत आए। उस समय उनकी उम्र महज 23 साल थी। इसके साथ तमाम चूशी लड़ाके भी कथित तौर पर भारत आ गए। दलाई लामा को भारत में शरण मिलना चीन को अच्छा नहीं लगा। कैसे तिब्बत ने चीन के आक्रमण से पहले भारत से सहायता मांगी, चीन से मुकाबला करने वाले भारतीय विशेष बलों में तिब्बतियों की क्या भूमिका रही, पंचशील को भारत ने शांति समझौता समझकर भूल कर दी। तमाम सवालों के जवाब आइए तलाशते हैं। तिब्बत को चीन की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। 8 जनवरी 1949 को तिब्बती सरकार के प्रतिनिधि तेचपोन साकबापा ने प्रधानमंत्री नेहरू से दिल्ली में मुलाकात कर तिब्बत की स्वाधीनता की मदद मांगी। उन्होंने तिब्बत के खस्ता आर्थिक हालातों की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानमंत्री से 2 मामलों में सहायता मांगी। भारत और तिब्बत के बीच मुक्त व्यापार, जिससे तिब्बती माल भारत में बेचा जा सके। इसके अलावा व्यापार के लिए तिब्बत को सोना खरीदना था, जिसके लिए उन्होंने भारत सरकार से 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता मांगी। दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री नेहरू ने दोनों ही प्रस्तावों को चीन के दबाव में नामंजूर कर दिया। इसके बाद तिब्बत के पास कोई विकल्प नहीं बचा, उसे चीन की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। साल 1951 में चीन के साथ हुए एक समझौते के तहत तिब्बत को स्वायत्त देश कहा गया। शिमला में बैठक। 1912 ईस्वी में चीन ने मानचू शासन का अंत होने के साथ तिब्बत ने अपने दोबारा स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। सन 1913-14 में बैठक शिमला में हुई। इसमें विशाल पठारी राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। इसमें पूर्वी भाग, जिसमें वर्तमान चीन के चिंगहाई एवं सिचुआन प्रांत हैं, इसे इनर तिब्बत कहा गया, जबकि पश्चिमी भाग, जो बौद्ध धर्मानुयायी शासक लामा के हाथ में रहे, उसे आउटर तिब्बत कहा गया, जो इतिहास की भयंकर भूल है। गृह मंत्री सरदार पटेल ने नवंबर 1950 में पंडित नेहरू को लिखे एक पत्र में परिस्थितियों का सही मूल्यांकन करते हुए लिखा, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है, चीन सरकार हमें शांतिपूर्ण उद्देश्यों के आडंबर में उलझा रही है। मेरा विचार है कि उन्होंने हमारे राजदूत को भी तिब्बत समस्या शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के भ्रम में डाल दिया। मेरे विचार से चीन का रवैया कपटपूर्ण और विश्वासघाती है। सरदार पटेल ने अपने पत्र में चीन को अपना दुश्मन, उसके व्यवहार को अभद्रतापूर्ण और चीन के पत्रों की भाषा को किसी दोस्त की नहीं भावी शत्रु की भाषा बताया था। आज हमारी करे मदद, नहीं तो आगे आपको पड़ सकता है भारी। तिब्बत के वित्त मंत्री तेत्सुपेन साकबापा ने भारत से मदद की गुहार लगाते हुए एक पत्र भी लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि चीन जबरन हमारे इलाके में घुस आया है। भारत चीन बॉर्डर की कुल लंबाई 3488 किलोमीटर है। यह सीमाएं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। जम्मू कश्मीर में 1597, अरुणाचल से 1126 किलोमीटर, सिक्किम से 200 किलोमीटर, उत्तराखंड से 345 किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश से 200 किलोमीटर की सीमा जुड़ती है। उस वक्त कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश के बीच की 3500 किलोमीटर वाली भारत और तिब्बत की सीमा पर 80 सैनिक उसकी सुरक्षा में तैनात थे। अगर आप आज हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे चलकर ये आपके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। वर्तमान हालात सभी के सामने है। वर्तमान में सीमा पर सैनिकों की संख्या 8 लाख के करीब हो गई है। पंचशील को भारत ने शांति समझौता समझा। हिंदी चीनी भाई भाई 69 साल पहले 1954 में लगाए गए थे ये नारे। 29 अप्रैल के दिन पंचशील समझौते की नींव रखी गई। यह समझौता चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच व्यापार और आपसी संबंधों को लेकर हुआ था। भारत ने इसे ग्रेट डील बताते हुए 25 सालों के लिए आगे बढ़ाने की बात कही, लेकिन चीन की तरफ से 5 साल की समय सीमा के बाद 8 वर्ष पर हामी भरी गई। 1954 के 5 सालों के बाद 1959 में तिब्बत पर चीनी आक्रमण देखने को मिला। फिर 8 सालों के बाद 1962 में भारत पर चीन ने हमला कर दिया। चीन ने कैसे भारत को अपनी बातों में उलझाया। जब चीनी सैनिक तिब्बत में दाखिल हुए, उसी वक्त चीनी प्रधानमंत्री चाउन लाई भारत के दौरे पर आए। उन्होंने भारत से देश के हालात के बारे में जिक्र करते हुए मदद मांगी। चीन के तिब्बत सप्लाई के लिए जो रास्ता है उसमें काफ़ी वक्त लगता है। अगर कलकत्ता पोर्ट को खोल दिया जाए, जिससे हम संघाई से कलकत्ता पोर्ट के रास्ते नाथुला पोस्ट तक सप्लाई आसानी से पहुंचा सके। 1962 में भारत इस बात पर सहमत हो गया।
इसके बाद खाद्य सामग्री से लेकर हथियार, गोला बारूद तक सभी की सप्लाई कोलकाता के रास्ते हुई। फिर तिब्बत में चल रहे अभियान को बुरी तरह से कुचल दिया गया। ऐतिहासिक रूप से देखें तो भारत के साथ चीन की कोई सीमा नहीं लगती थी। 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्ता संभाली और उसके बाद से अपने विस्तारवाद की पॉलिसी शुरू की। फिर तिब्बत के साथ विवाद शुरू हुआ। ऐतिहासिक रूप से चीन की सीमा भारत के साथ नहीं लगती थी। भारत की सीमा अधिकांशतः तिब्बत और कुछ हद तक मध्य एशिया के पूर्वी तुर्किस्तान के साथ लगती थी। कम्युनिस्ट चीनी शासन ने सोशलिस्टों को ताइवान से खदेड़ा। उन्होंने तिब्बत और झिंजियांग पर भी कब्जा स्थापित किया, जिसके बाद अपना विस्तारवाद की नीति को बढ़ाते हुए चीन जब भारत से लगती सीमावर्ती क्षेत्रों के पास पहुंचा, उसके बाद से ही यह विवाद शुरू हुआ। चंद पहाड़ी शिखरों पर कब्जे की खातिर युद्ध क्यों? आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक बयानों का जिक्र करना भी जरूरी है। राज्यसभा में 10 सितंबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इससे बढ़कर मूर्खता नहीं होगी कि दो महान राष्ट्र भारत और चीन चंद पहाड़ी शिखरों पर कब्जे की खातिर युद्ध करें। इन्हीं बंजर पथरीली इलाकों में लद्दाख से तिब्बत को शिनजियांग से जोड़ती हुई सड़क का चीन ने निर्माण किया। तभी निकट में ही लद्दाख के स्पंगगुर दर्रे में भारतीय पुलिस टुकड़ी को चीन की सेना ने मार डाला। यह वास्तविक नियंत्रण रेखा के समीप हुआ था। इस पर नेहरू का बयान लोकसभा में 28 अगस्त 1959 को आया था। प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि चीन के प्रधानमंत्री झाऊ एनलाई ने वादा फरोशी की थी, सीमा के बारे में कहा कुछ और किया कुछ। दलाई लामा ने एक सैनिक का वेश धारण किया। 17 मार्च 1959 को 23 साल के दलाई लामा ने खुद को एक सैनिक के रूप में ढाला और दलाई लामा के महल के बाहर भीड़ के बीच से निकल गए, जिसे उन्होंने फिर कभी नहीं देखा। उनके जाने के वालों में माँ, बहन, छोटा भाई और कई शीर्ष अधिकारी भी शामिल थे। उन्होंने बिना रुके 2 दिन तो 2 रात तक पैदल और घोड़े पर यात्रा की। उन्होंने 1500 फुट लंबी ब्रह्मपुत्र नदी को पार करने के लिए याक खाल वाली एक नाव का इस्तेमाल भी किया और खच्चर को 1 महीने अपने साथ ले गए। इसके बाद समूह पैदल ही चलता रहा, केवल रात में कठोर हिमालय इलाकों में चलता रहा। चीनी सैनिकों पर बढ़त। उन्होंने चीनी सैनिकों पर बढ़त भी बना ली थी, जिन्होंने 2 दिन बाद तक इस बात का एहसास ही नहीं था कि दलाई लामा गायब हो गए। जब उन्होंने जमीनी और हवाई जाल बिछाया, इसके लिए मठों की तलाशी ली। 3 अप्रैल 1959 को भारत ने तिब्बत के नेता को शरण दी। उत्तरी हिल स्टेशन धर्मशाला में निर्वासित सरकार स्थापित करने की अनुमति दी, जो पहले से ही चीनी दमन से भाग रहे हजारों तिब्बती निर्वासियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल था। तिब्बत को पुनः प्राप्त करने के लिए अभियान। उन्होंने तिब्बत को पुनः प्राप्त करने के लिए एक अभियान शुरू किया, जो धीरे धीरे अधिक स्वायत्तता के आह्वान में परिवर्तित हो गया। 2009 के बाद से तिब्बत में बीजिंग की उपस्थिति के विरोध में 150 से अधिक तिब्बतियों ने खुद को आग लगा ली, जिसमें से अधिकांश की मौत हो गई। दलाई लामा 2011 में राजनीति से संन्यास ले लिया, लेकिन धर्मशाला में ही रहे। उन्होंने 1989 में शांति पुरस्कार जीतकर अपने शांतिवादी रुख के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हासिल की। भारतीय विशेष बलों में तिब्बतियों की भूमिका। 1957 में शुरुआत में गोम्पो ताशी आंद्रुत्संग की अगुवाई में सेंट्रलाइज्ड आर्म रेजिडेंस का संगठन हुआ। उसका नाम चूशी गंगद्रुक यानी 4 नदियां 6 रेंज के नाम पर रखा गया। 1958 के मध्य में मुख्य तौर पर पूर्वी तिब्बत की सुरक्षा के लिए खड़ा किया गया था। यह रेजिडेंस फोर्स ऑल तिब्बत फोर्स में बदल गया। इसका नाम नेशनल वॉलंटियर आर्मी रखा गया, लेकिन इसकी पहचान चूशी गंगद्रुक के तौर पर ही अधिक बनी रही। ऐसा कहा जाता है कि चूशी गंगद्रुक के गोरिल्ला लड़ाकों से अमेरिका के सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने संपर्क किया था, जिसके बाद CIA ने चूशी लड़ाकों को ट्रेनिंग देने के लिए पहले तत्कालीन ईस्ट पाकिस्तान यानी अभी के बांग्लादेश में कैंप लगाए, फिर बाकायदा अपने देश में कैंप चलाए। लड़ाकों को वहां ले जाकर ट्रेनिंग दी जाती, फिर वापस तिब्बत भेज दिया जाता। अमेरिका की चुस्त दुरुस्त इंटेलिजेंस एजेंसी से ट्रेनिंग पाए तिब्बतों के लड़ाकों को लगा कि अब वो चीन को तिब्बत से खदेड़ देंगे। 20,000 के आसपास संख्या बल भी हो गई और साथ ही ये भ्रम भी कि ट्रेनिंग देने वाला अमेरिका हथियारों से भी उसकी मदद करेगा, लेकिन ऐसा होने से रहा। विद्रोह असफल हो गया, जिसके बाद साल 1959 में चीन के खिलाफ नाकाम विद्रोह के बाद 14वें दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। उन्होंने निर्वासित सरकार का गठन किया। इसके साथ ही तमाम चूशी लड़ाके भी कथित तौर पर भारत आ गए। 14 नवंबर 1962 को यह फोर्स अस्तित्व में आई। शुरू में इसमें 5000 जवान थे, जिनकी ट्रेनिंग के लिए देहरादून में चक्राता में नया ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया गया। शुरुआत में पहाड़ों पर चढ़ने और गोरिल्ला युद्ध के गुण सीखने इनकी ट्रेनिंग में रॉ के अलावा अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA का भी अहम रोल था। यूनिट को बाकी सेना से सीक्रेट रखा गया और एक राज्य के रूप में यह दिखाने का प्रयास किया गया कि काल्पनिक 12 गोरखा राइफल्स के सैनिक को पैरा जंपिंग में प्रशिक्षित किया जा रहा था। इस फोर्स की खास बात यह है कि इसमें भारत के रह रहे तिब्बती मूल के जवान भी शामिल होते रहे, जिन्हें माउंटेन वॉरफेयर में महारत हासिल होती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।